एनर्जी स्टोरिंग, इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कितने हैं? केवल और केवल 1। ठीक है, तो ये आया था हमारे पास ठीक है, ये था हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। इसका ट्रांसफर फंक्शन आया था g ऑफ s इज इक्वल टू 1 अपॉन टाउ s। यदि मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं, ये तो हो गया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आया था हमारे पास दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन टाउ s प्लस 1। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है c ऑफ s अपॉन r ऑफ s। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है s की पावर 1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पर यदि हम स्टेप इनपुट अप्लाई कर दें, यहां r ऑफ s में मैं स्टेप इनपुट यदि दे देता हूं, तो स्टेप इनपुट के कारण हमारे पास जो आउटकम है c ऑफ s वो क्या आने वाला है, वो हम चेक करते हैं। तो यदि मैं अप्लाई करूं स्टेप इनपुट, फर्स्ट है, हम डिफरेंट इनपुट्स देखेंगे। यहां पहला हो गया यूनिट स्टेप इनपुट, यूनिट स्टेप इनपुट हमें पता है क्या होता है, r ऑफ t इज इक्वल टू u t। ठीक है, यदि मैं इसका लाप्लास लूं तो लाप्लास हो जाएगा इसका r ऑफ s इज इक्वल टू 1 बाई s। यूनिट स्टेप इनपुट, इसका जो लाप्लास है वो हो गया 1 बाई s। यदि मैं इस r ऑफ s को यहां देखूं, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, यदि मैंने स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पर यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाई किया तो c ऑफ s क्या आता है, c ऑफ s यहां से आएगा, ये हो गया 1 अपॉन टाउ s प्लस 1 इंटू r ऑफ s फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, हम इस इक्वेशन से बोल सकते हैं कि c ऑफ s की जो वैल्यू है वो हो गई 1 अपॉन टाउ s प्लस 1 इंटू r ऑफ s। अब हमने क्या किया, यूनिट स्टेप इनपुट दिया, मतलब जो r ऑफ s है इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 बाई s। यदि इसकी वैल्यू 1 बाई s है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टाउ s प्लस 1 इंटू 1 बाई s। ये तो हुआ c ऑफ s की वैल्यू। ये किस डोमेन में हो गया, s डोमेन में या लाप्लास डोमेन में। अब हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं इनटू द टाइम डोमेन। ठीक है, कि भाई टाइम यदि चेंज होता गया, पहले t बराबर 0 पर कितना था, t बराबर 1 सेकंड पर कितना है, 5 सेकंड पर कितना है, इनफाइनाइट टाइम तक यदि हम इसको कैरी करते हैं तो c ऑफ t की जो वैल्यू है वो कितनी आती है उसको हम निकालें। तो सबसे पहले हमें c ऑफ s से यदि मुझे c ऑफ t निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से ही हम एस डोमेन को टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करें, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 1 बाई एस माइनस टाउ अपॉन टाउ एस प्लस 1। आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन देख के चेक कर सकते हैं, यही इसका पार्शियल फ्रैक्शन आने वाला है। ये हो गई सी ऑफ एस की वैल्यू। सी ऑफ एस यदि हमारे पास आ गया तो अब हम क्या करें, इसको कन्वर्ट करते हैं आर ऑफ एस में, सॉरी सी ऑफ टी में। सी ऑफ टी में यदि मुझे कन्वर्ट करना है तो हम क्या करें, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इसका आई एल टी। आई एल टी यदि हमने लिया तो ये हो गया सी ऑफ टी। सी ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। यह आता है हमारे पास सी ऑफ टी की वैल्यू, कि हमने क्या किया, यूनिट स्टेप इनपुट दिया,
यूनिट स्टेप इनपुट दिया, यूनिट स्टेप इनपुट के कारण जो आउटकम है वो कितना आता है, ठीक है, या 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस ई की पावर माइनस 2। अब इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि भाई ये किस किस तरह से आया होगा। तो देखिए हमारे पास इनपुट कौन सा है, यूनिट स्टेप इनपुट। यूनिट स्टेप इनपुट के बारे में यदि हम बात करें तो इसका ग्राफ होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जिसका टी इनपुट कितना हो गया 1 के बराबर। हमने यूनिट स्टेप दिया मतलब हमने इनपुट कितना दिया 1। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा टाइम की वैल्यू कितनी भी लेके जाए, लेकिन जो इनपुट है उसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो यदि t बराबर 0 पर 1 है तो बाद में भी वो 1 रहती जाएगी, ठीक है। यदि अब हम बात करें c ऑफ t के बारे में कि भाई c ऑफ t में आया 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, इसको हम बोलते हैं 1, इसको हम बोलते हैं स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स। वन जो है इसको हम बोलते हैं स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स। स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स क्या होता है कि आप टाइम की वैल्यू को कितना भी कर दो, स्टडी स्टेट मतलब इनफाइनाइट टाइम तक ले जाओ, लेकिन जो ये 1 है इसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? ये जो वैल्यू है वो टाइम के साथ में वेरी नहीं कर रहा है, तो ये वैल्यू पहले t बराबर 0 पर भी 1 रहने वाला है, t बराबर 5 सेकेंड है तब भी 1 रहेगा, और t बराबर इनफाइनाइट है तब भी इसकी वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये हो गया इसका स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स, ठीक है। ये जो वैल्यू है 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। या इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल रेस्पॉन्स। ठीक, ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और नेचुरल रेस्पॉन्स क्यों बोलते हैं? देखिए जैसे जैसे मैं टाइम की वैल्यू को चेंज करूं, t बराबर 0 रखता हूं मैं, पहले इसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, मैंने t बराबर 1 टाउ रख दिया। 1 टाउ क्या होता है? टाइम कांस्टेंट। यदि मैंने टाइम की वैल्यू को एक टाइम कांस्टेंट के बराबर कर दिया तो इसकी वैल्यू और कुछ मिलेगी। t बराबर 2 टाइम कांस्टेंट पर इसकी वैल्यू और कुछ मिलेगी, t बराबर 3 टाइम कांस्टेंट पर इसकी वैल्यू अलग अलग मिलेगी। तो जैसे जैसे हम टाइम की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे इसकी वैल्यू धीरे 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 खत्म होती जाएगी, इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो मतलब कुछ एक टाइम कांस्टेंट के बाद में ये खुद की वैल्यू को कितना कर देगा? 0 कर देगा। इस वजह से इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स या नेचुरल रेस्पॉन्स, ठीक है। जब टाइम की वैल्यू को हमने इंक्रीज करते गए और टाइम की वैल्यू इंक्रीज होती गई तो ये जो पार्ट है ये तो क्या कर रहा है? खुद की वैल्यू को धीरे धीरे 0 कर रहा है। तो अब हमें स्टडी स्टेट, यदि मैं t बराबर इनफाइनाइट कर देता हूं तो स्टडी स्टेट पर हमें कितना आउटकम मिलेगा? c ऑफ t की वैल्यू केवल और केवल किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर। तो ये जो रेस्पॉन्स हो गया ये हो गया स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स। बात आई समझ में कि जैसे जैसे हम टाइम की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो हमें आउटकम कितना मिल रहा है? केवल और केवल 1 स्टडी स्टेट पर। तो यहां जो रेस्पॉन्स मिला स्टडी स्टेट पर वो हो गया 1, इसको हमने बोल दिया स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स। और ये हो गया ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स या नेचुरल रेस्पॉन्स, क्योंकि इसकी वैल्यू धीरे 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 0 होती जाएगी, ठीक है। यदि मैं इसका ग्राफ देखूं c ऑफ t का, हम टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ डिजाइन करें तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करें? c ऑफ t टाइम की वैल्यू को चेंज करते जाएं और c ऑफ t की वैल्यू को देखते हैं कि c ऑफ t कितना आता है। यदि मैं टाइम की वैल्यू को चेंज करूं और c ऑफ t की वैल्यू कैलकुलेट करूं कितनी आती है, यदि सबसे पहले सपोज t की वैल्यू है 0 सेकेंड, राइट, t बराबर यदि 0 किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 के बराबर। क्यों? ये जो टर्म है वो कितनी हो जाएगी? 1, 1 माइनस 1 दैट इज 0, राइट। यदि अब हम t बराबर लें 1 टाइम कांस्टेंट, यदि t बराबर 1 टाइम कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस e की पावर माइनस 1 t बाई टाउ, ठीक है। t टाउ के बराबर हो गया, टाउ अपॉन टाउ 1 e के पावर माइनस 1। यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी
632, राइट। इसी तरह से यदि मैं टाइम की वैल्यू को लूं 2 टाइम कांस्टेंट के बराबर, यह आ जाएगा e की पावर -2, दैट इज हाउ मच 0.86, ऑलमोस्ट 0.86। t बराबर 3 टाउ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ई की पावर -3, दैट इज 0.95 के अराउंड। t बराबर 4 टाउ, 1 माइनस ई की पावर -4, दैट इज 0.98 के अराउंड। और यदि मैं t बराबर 5 टाइम कांस्टेंट ले लेता हूं तो इसकी वैल्यू आ जाती है e की पावर -1 माइनस ई की पावर -5, दैट इज 0.993, which is almost equal to 1, which is almost equal to 1। मतलब जब मैं टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को इंक्रीज करता, जब मैं टाइम की वैल्यू को इंक्रीज करता गया और मैंने टाइम की वैल्यू को 5 टाइम कांस्टेंट के बराबर कर दिया, तो इसका जो आउटकम है सी ऑफ टी, इसकी वैल्यू कितनी होती गई 1। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 5 टाइम कांस्टेंट के बाद में ये जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स था, इसने खुद की वैल्यू को कितना कर लिया 0। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स या नेचुरल रेस्पॉन्स, जो कि लगभग 5 टाइम कांस्टेंट के बाद में खुद की वैल्यू को 0 कर लेता है। और जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो अब हमें सी ऑफ टी कितना मिलेगा 1 के बराबर, जो कि क्या था हमारा इनपुट, यही हमने इनपुट दिया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स। और ये किसके कारण आया है, सिस्टम में जो हमने इनपुट दिया उसके कारण। बात आई समझ में, क्योंकि हमने इनपुट कितना दिया 1 के बराबर दिया, तो ये हो गया ड्यू टू सिस्टम इनपुट, राइट। जबकि e की पावर -t बाई टाउ था, ये हमने कोई इनपुट पर नहीं दिया, हमने इनपुट पर केवल और केवल 1 दिया था, हमें 1 ही मिलना चाहिए था। ये जो आउटकम आया है ये किसकी वजह से आया है, ड्यू टू सिस्टम पोल। ये जो सिस्टम था आपके पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, जिसमें हमने रेजिस्टेंस, यहां हमने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर काम में लिया, इसकी वजह से ये आया है आउटकम e की पावर -t/2। तो ये हो गया ड्यू टू सिस्टम पोल, सिस्टम के पोल की वजह से जो आउटकम आ रहा है वो है e की पावर -t/τ। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जैसे जैसे हम टाइम की वैल्यू को चेंज करते जाए हमारे आउटकम पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा यदि हमने इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पर यूनिट स्टेप इनपुट को अप्लाई किया। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं कि भाई हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था, उस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पर यूनिट स्टेप इनपुट दिया, तो ग्राफ, आउटकम का ग्राफ किस तरह से आएगा। यदि मैं आउटकम के ग्राफ की बात करूं तो देखो, आउटकम और टाइम के बीच में यदि मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ग्राफ किस तरह से होगा, ये हो गया टाइम एक्सिस, ये हो गया सी ऑफ टी। तो देखिए t बराबर 0, t बराबर 0 पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, राइट। t बराबर 1 टाइम कांस्टेंट पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.632, t बराबर 2 टाइम कांस्टेंट पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.86। तो यदि मैं इन सारी वैल्यूज को यहां प्लॉट करूं इस सी ऑफ टी पर, तो ये ग्राफ आएगा लगभग इस तरह से, राइट। मतलब t की वैल्यू को यदि मैं और इंक्रीज कर देता हूं तो सी ऑफ टी की वैल्यू लगभग कितनी हो जाएगी 1 के बराबर, ये हो गया 1 वाली लाइन। ठीक, ये टाइम कांस्टेंट हो गया t बराबर 0, लगभग यहां लगभग 5 टाइम कांस्टेंट पर आकर इसकी वैल्यू, दोनों जो वैल्यू है, ये तो था सी ऑफ टी और ये हमने दिया था आर ऑफ टी इनपुट, ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपस में एक दूसरे को मर्ज कर सकती हैं। ठीक है, कर जाएंगी या 5 टाइम कांस्टेंट के बराबर, लेकिन एग्जैक्टली ये कभी भी दोनों एक दूसरे को मैच नहीं कर पाएंगी। इनके बीच में जो ये डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस आया है, इसको हम बोलते हैं स्टडी स्टेट एरर, ESS। स्टडी स्टेट एरर। ठीक है,
5 टाइम कांस्टेंट के बाद में हमने बोला कि ये स्टडी स्टेट को मूव कर जाएगा, क्योंकि जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है उसकी वैल्यू लगभग 0 होती जाएगी। तो ये जो है ये दोनों के बीच में इनपुट था आर ऑफ टी, ठीक है, आउटकम आया हमारे पास सी ऑफ टी, इन दोनों के बीच में स्टडी स्टेट में जो डिफरेंस है वो आ जाए स्टडी स्टेट एरर। ये कभी भी दोनों एक दूसरे को मैच नहीं कर पाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को मैच तब ही करेंगे जबकि मैं टाइम की वैल्यू को कितना ले लूं, इनफाइनाइट, राइट। बिना इन्फिनिटी के ये दोनों कभी भी एक दूसरे को मैच नहीं करेंगे। 5 टाइम कांस्टेंट के बाद का जो टाइम है इसको हमने बोल दिया स्टडी स्टेट टाइम, ठीक है। तो स्टडी स्टेट टाइम में दोनों वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस रहा होगा उसको हम बोलते हैं स्टडी स्टेट एरर। बात आ रही है समझ में? तो ये आता है सी ऑफ टी आउटकम और टाइम के बीच में ग्राफ कब, जबकि हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पर कौन सा इनपुट अप्लाई किया, यूनिट स्टेप इनपुट, ठीक। यहां से यहां तक ये जो टाइम रेस्पॉन्स है इसको हमने बोल दिया ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्यों बोला? क्योंकि इस तरह का जो ग्राफ आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, जो हमें e की पावर माइनस टी बाई टाउ मिला उसके कारण, ठीक है। तो यहां से यहां तक का रेस्पॉन्स हो गया ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। t बराबर 5 टाइम कांस्टेंट के बाद में हमने बोला कि सिस्टम खुद के स्टडी स्टेट को गेन कर लेगा। इसके बाद का ये जो ग्राफ है ये हो गया स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स। तो t बराबर 0 से t बराबर 5 टाउ ये हो गया ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। t बराबर 5 टाउ से लेके इंफिनिटी तक का जो रेस्पॉन्स है ये हो गया स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स। बात आई समझ में? ठीक। हमने क्या देखा, t बराबर यदि 1 टाइम कांस्टेंट है, t बराबर 1 टाइम कांस्टेंट है तो आउटकम कितना मिला हमें, 0.632। यदि मैं यहाँ t बराबर 1 टाइम कांस्टेंट बनाऊं तो ये आउटकम हो गया लगभग ये 0.632 और ये हो गया 1 टाइम कांस्टेंट टाउ। तो यहां से हम टाइम कांस्टेंट की एक और डेफिनेशन बताते हैं। टाइम कांस्टेंट की एक और डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अभी तक हमने दो टाइम कांस्टेंट की दो डेफिनेशन देख चुके हैं। एक और टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन हम देखते हैं कि यदि मान लो आपके पास जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। यदि आपके पास जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, या मैं ये जो ग्राफ आया वो किसके लिए आया, स्टेप इनपुट के लिए। जो ये ग्राफ आया है इसमें फाइनल वैल्यू है 1, ये जो आउटकम है वो कितना है 0.632। तो क्या इस आउटकम को मैं बोल सकता हूं कि ये जो आउटकम है वो फाइनल जो वैल्यू है 1 इसका 63.2% है। 1 जो है वो फाइनल वैल्यू 0.632 जो है वो फाइनल वैल्यू थी 1, उसका कितना परसेंट है, 63.2% ऑफ स्टडी स्टेट वैल्यू, स्टडी स्टेट वैल्यू या फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइम कांस्टेंट को हमने डिफाइन किया है कि टाइम की वह वैल्यू जिस पर जो रेस्पॉन्स है, स्टेप इनपुट का जो रेस्पॉन्स है वो खुद की स्टडी स्टेट वैल्यू का 63.2% हो जाता है, वो कहलाता है टाइम कांस्टेंट। टाइम की वह वैल्यू जिस पर स्टेप इनपुट, ये स्टेप इनपुट का आउटकम है, स्टेप इनपुट का जो आउटकम है वो स्टडी स्टेट वैल्यू 1 का 63.2% हो जाता है, तो वह कहलाता है टाइम कांस्टेंट। तो यहां से हमें यदि आपको कोई एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, सी ऑफ टी और टी के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, उसने बोल दिया कि स्टेप इनपुट का ग्राफ है ये फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक, तो उसने बोला कि टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो हमें ये देखना है कि जो सिस्टम का आउटकम है वो 60, पहले उसकी स्टडी स्टेट वैल्यू क्या है और उस स्टडी स्टेट वैल्यू तक इसको पहुंचने में, स्टडी स्टेट वैल्यू का 63.2% वैल्यू पहुंचने में इसको कितना टाइम लग रहा है, तो वही टाइम कहलाता है इसका टाइम कांस्टेंट। बात आ रही समझ में? तो ये हो गया इसका टाइम कांस्टेंट की बात में, ठीक है। इसके बाद एक और टर्म होती है हमारे पास राइज टाइम।
राइज टाइम। राइज टाइम क्या होता है, आपके पास जो स्टेप रेस्पॉन्स है सी ऑफ टी और टी के बीच में हमने ग्राफ देखा, इस ग्राफ में यदि हम बात करें कि सिस्टम के आउटपुट को, राइज टाइम किस तरह से डिफाइन किया, सिस्टम का आउटपुट, स्टडी स्टेट आउटपुट कितना है 1, 1 का 10% कितना हो जाएगा 0.1, इस 1 का 90% कितना हो जाएगा 0.9। तो इस स्टेप इनपुट का जो आउटकम है इसको 0.1 से 0.9 तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है वो कहलाता है राइज टाइम TR। बात आई समझ में? सिस्टम के आउटपुट को स्टडी स्टेट वैल्यू का 0.1 हो गया 10%, राइट, 0.9 हो गया 90%। तो सिस्टम के आउटपुट को, यूनिट स्टेप इनपुट के सिस्टम के आउटपुट को 10% से 90% पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है वो कहलाता है राइज टाइम TR। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, राइज टाइम की वैल्यू होती है TR इज इक्वल टू 2.2 टाउ के बराबर। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहां जो सिस्टम का आउटपुट आया C ऑफ T, एक बार यहां 0.1 वैल्यू पुट करो, टाइम की वैल्यू निकालो, राइट, दूसरी बार 0.9 वैल्यू पुट करो, टाइम की वैल्यू निकालो, दोनों टाइम का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा राइज टाइम। तो इस राइज टाइम की वैल्यू आती है यहां से 2.2 टाउ। ठीक है, तो एक हमने टाइम कांस्टेंट देख लिया, दूसरा हमने देख लिया राइज टाइम क्या है। एक और टर्म होती है यहां पर, उसको हम बोलते हैं सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम क्या होता है, इसको हम TS से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये जो था टाइम, राइज टाइम, इसकी यूनिट कितनी रहे, किस में रहेगी, सेकंड, टाइम है ये सेकंड में। इसी तरह से सेटलिंग टाइम ये भी किस में आएगा, सेकंड्स में। इसको हम TS से रिप्रेजेंट करते हैं। सेटलिंग टाइम क्या होता है, ठीक है, सेटलिंग टाइम होता है कि सिस्टम के आउटपुट को खुद की स्टडी स्टेट वैल्यू तक सेट होने में कितना टाइम लग रहा है या पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है वो कहलाता है सेटलिंग टाइम। यहां हम दो तरह के क्राइटेरिया पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं 2% क्राइटेरिया और एक हम पढ़ते हैं 5% क्राइटेरिया। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है 2% क्राइटेरिया क्या होता है और 5% क्राइटेरिया क्या होता है, या 2% क्राइटेरिया के लिए सेटलिंग टाइम कितना होगा और 5% क्राइटेरिया के लिए सेटलिंग टाइम क्या होगा। 2% क्राइटेरिया पहले हम देख लेते हैं, इन क्राइटेरिया का मतलब क्या है, 2% क्राइटेरिया का मतलब क्या है, 5% क्राइटेरिया का मतलब क्या है। तो देखो, यदि हम बात करें इस सिस्टम के आउटपुट की, सिस्टम का आउटपुट कितना है, स्टडी स्टेट आउटपुट 1, ठीक है। 2% क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि जो सिस्टम का आउटपुट है वो स्टडी स्टेट वैल्यू से 2% कम है। 2% क्राइटेरिया का मीनिंग क्या हो गया, यदि सिस्टम का आउटपुट जो स्टडी स्टेट वैल्यू है उससे 2% कम है। ठीक, यदि हम बात करें सिस्टम का आउटपुट कितना है यहां 1, इस 1 से 2% वैल्यू कम, 2% वैल्यू कम, यदि हम 2% कम करें 1 में से तो हमें आउटकम कितना मिलता है 0.98। तो इस सिस्टम के आउटपुट को 0.98 वैल्यू तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है वो कहलाता है सेटलिंग टाइम फॉर 2% क्राइटेरिया। तो देखें, यदि हम यहां सिस्टम का आउटपुट है 0.98, इस 0.98 तक पहुंचने में सिस्टम को कितना टाइम लगा, इस सिस्टम को लगा 4 टाइम कांस्टेंट, यही लगा। तो ये जो 4 टाउ है ये कहलाता है सेटलिंग टाइम। बात आई समझ में? सेटलिंग टाइम क्या हो गया, 2% क्राइटेरिया का मीनिंग क्या हो गया कि यदि सिस्टम के आउटपुट जो है वो स्टडी स्टेट वैल्यू से 2% कम है, स्टडी स्टेट वैल्यू अभी हमने अज्यूम की 1 जो हमारे पास थी स्टेप इनपुट के कारण, उससे 2% वैल्यू दैट मींस कम, मतलब 0.98, और इस 0.98 तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है ये कहलाता है सेटलिंग टाइम। तो 2% क्राइटेरिया के लिए सेटलिंग टाइम हो गया 4 टाउ। बात आई समझ में? 2% क्राइटेरिया सेटलिंग टाइम क्या होगा 4 टाउ। सिमिलरली
5% क्राइटेरिया क्या होगा, यदि सिस्टम के आउटकम को स्टडी स्टेट वैल्यू के से 5% कम है। स्टडी स्टेट वैल्यू कितनी थी 1, इस 1 से 5% कम, 1 से यदि मैं 5% कम करता हूं तो आउटकम कितना आता है 0.95। तो 0.95 तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, देखिए 0.95 ये हो गया, यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा 3 टाउ। तो इसके लिए 5% क्राइटेरिया के लिए सेटलिंग टाइम कितना हो गया 3 टाउ। सेटलिंग टाइम हो जाएगा फॉर 5% क्राइटेरिया 3 टाउ। कोई दिक्कत? ये था राइज टाइम और सेटलिंग टाइम। क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है सेटलिंग टाइम से कि सेटलिंग टाइम 2% क्राइटेरिया के लिए कितना होगा और 5% क्राइटेरिया के लिए सेटलिंग टाइम की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसके बारे में अब हम डिस्कशन करते हैं कि भाई ये तो था अभी तक हमारे पास स्टेप इनपुट। ठीक है, स्टेप इनपुट हमने दिया, हमारे पास स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पर हमने स्टेप इनपुट दिया, स्टेप इनपुट यूनिट स्टेप इनपुट दिया, आर ऑफ एस हो गया 1/s। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था 1/τs + 1, इस पर जब आर ऑफ एस दिया 1/s तो हमारे पास आउटकम निकल के आया 1 - e⁻t/τ। इसके बाद में हमने अलग अलग डेफिनेशन देखी। सबसे पहले हमने यही देखा कि भाई स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स क्या होता है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्या होता है। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जो होते हैं वो 5 टाइम कांस्टेंट के बाद में खुद की वैल्यू को 0 कर लेते हैं। तो हमें 5 टाइम कांस्टेंट के बाद में जो आउटकम मिलता है वो केवल कितना मिलता है 1। तो इस सिस्टम का जो स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स है वो कितना हो जाएगा 1 के बराबर। ये वैल्यू तो 5 टाइम कांस्टेंट के बाद में खुद की वैल्यू को 0 कर लेगा। फिर हमने देखा कि यदि हम c ऑफ t और t के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ किस तरह से आता है, वो ग्राफ आता है इस तरह से। ठीक है, 5 टाइम कांस्टेंट के बाद में c ऑफ t और हमारे पास जो इनपुट था यूनिट स्टेप इनपुट, इन दोनों के बीच में जो गैप रह जाता है, ठीक है, आउटकम और इनपुट के बीच में जो गैप रह जाता है उसको हम बोलते हैं स्टडी स्टेट एरर। की भाई स्टडी स्टेट क्यों, 5 टाइम कांस्टेंट के बाद का जो टाइम है वो क्या हो गया स्टडी स्टेट। तो स्टडी स्टेट में कितना एरर आया, ये हो गया ESS स्टडी स्टेट एरर। फिर हमने टाइम कांस्टेंट को डिफाइन किया। यहाँ टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो हमने बोला कि जो स्टडी स्टेट स्टेप रेस्पॉन्स के लिए जो स्टडी स्टेट आउटकम है, स्टडी स्टेट आउटकम कितना है 1, स्टेप रेस्पॉन्स की दिया हुआ है c ऑफ t। स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स के लिए जो स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स का 0.632 या 63.2% वैल्यू पहुंचने में जो टाइम लग रहा है उसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, राइट। इसके बाद में हमने देखा राइज टाइम क्या होता है। राइज टाइम हमने बोला कि जो आउटकम है उसको 10% से 90% पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है वो कहलाता है राइज टाइम। इसकी वैल्यू होती है 2.2 टाउ, राइट। इसके बाद में हमने देखा सेटलिंग टाइम क्या होता है। सेटलिंग टाइम हमने दो तरह से डिफाइन किया, 2% क्राइटेरिया और 5% क्राइटेरिया। 2% क्राइटेरिया क्या होता है कि जो स्टडी स्टेट वैल्यू है उससे यदि आउटकम 2% कम है, स्टडी स्टेट आउटकम था 1, इससे 2% कम वैल्यू हुई 0.98, तो 0.98 तक पहुंचने में सिस्टम को कितना टाइम लग रहा है वो कहलाता है सेटलिंग टाइम फॉर 2% क्राइटेरिया, दैट इज 4 टाउ। हमने देखा यहां से 4 टाउ टाइम लगता है 0.98 तक पहुंचने में, राइट। इसके बाद में हमने देखा कि 5% क्राइटेरिया क्या होता है, सिस्टम के आउटकम और स्टडी स्टेट वैल्यू के बीच में यदि डिफरेंस 5% है, 5% मीनिंग हो गया 0.95 पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये कहलाता है सेटलिंग टाइम फॉर 5% क्राइटेरिया, जिसकी वैल्यू कितनी थी 3 टाउ के बराबर। बात आई समझ में, ठीक है। इसके बाद में अब हम देखते हैं कि भाई ये तो था स्टेप इनपुट के कारण रेस्पॉन्स। अब इंपल्स फंक्शन यदि हमने दिया तो इंपल्स फंक्शन के कारण क्या रेस्पॉन्स मिलता है वो हम आगे देखते हैं। अभी तो हम बात करें यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स की। यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स क्या होगा भाई, हमारे पास सिस्टम कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स लास्ट क्लास में देखा था, यदि हमारे पास स्टेप रेस्पॉन्स दिया हुआ है, उस स्टेप रेस्पॉन्स से यदि हमको इंपल्स रेस्पॉन्स निकालना है तो हम क्या करें, जो स्टेप रेस्पॉन्स आया है उसको हम डिफरेंशिएट कर दें। इंपल्स स्टेप रेस्पॉन्स क्या था हमारे पास, स्टेप रेस्पॉन्स अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, स्टेप रेस्पॉन्स आया था c ऑफ t दैट इज इक्वल टू 1 - e⁻t/τ, राइट। तो अब यदि मुझे इंपल्स रेस्पॉन्स चाहिए तो हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दें। यदि इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो इसकी वैल्यू आ जाती है c ऑफ t दैट इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करने पर कौन सा रेस्पॉन्स मिला हमें, इंपल्स
रेस्पॉन्स, ये हो गया इम्पल्स रेस्पॉन्स। इम्पल्स रेस्पॉन्स हो गया सी ऑफ टी, इसको डिफरेंशिएट किया, 1 को डिफरेंशिएशन 0 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू माइनस 1 बाई टाउ, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 1 बाई टाउ इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ये आता है हमारे पास इम्पल्स रेस्पॉन्स 1 बाई टाउ इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो यदि हम इसका ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ किस तरह से आ जाएगा, ये हो गया सी ऑफ टी, ये हो गया टाइम। ठीक है, हम क्या करते हैं, टाइम की वैल्यू को चेंज करते जाते हैं। सबसे पहले मान लो हमने टी बराबर 0 लिया, टी बराबर 0 पर इसकी वैल्यू हो गई 1 बाई टाउ के बराबर, राइट, ये हो गया 1 बाई टाउ। देखिए ये किस तरह का फंक्शन है, ये है एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये ग्राफ हो जाएगा इस तरह से। लगभग 5 टाइम कांस्टेंट के बाद में ये क्या कर लेगा, खुद की वैल्यू को लगभग 0 पर, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं कर पाएगा, ये यहाँ इस तरह से मूव करता रहेगा, राइट। ये हो गया 1 बाई टाउ। ठीक है, ये हो गया इम्पल्स रेस्पॉन्स का ग्राफ कि हमें किस तरह से आउटकम मिलता है। तो स्टेप रेस्पॉन्स में हमें आउटकम मिला था इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट, जबकि यहाँ इम्पल्स रेस्पॉन्स में हमें ग्राफ मिल रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। यहां से हमने इंक्रीजिंग फंक्शन स्टेप रेस्पॉन्स के लिए टाइम कांस्टेंट डिफाइन किया था, राइट। सिमिलरली हम यहाँ इम्पल्स रेस्पॉन्स के लिए भी टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे हैं। टाइम कांस्टेंट यहाँ किस तरह से डिफाइन किया है वो देखिए, यदि मान लो मैं यहां t बराबर 1 टाइम कांस्टेंट लेता हूं, t की वैल्यू 1 टाइम कांस्टेंट के बराबर है, ये तो लगभग 5 टाइम कांस्टेंट हो गया। t बराबर यदि 1 टाइम कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू आती है लगभग 0.368 इंटू 1 बाई टाउ। क्या इसको हम बोल सकते हैं 36.8% ऑफ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का मीनिंग क्या हो गया, t बराबर 0 पर वैल्यू कितनी है 1 बाई टाउ। इसका यदि हम 36.8% निकालें तो यही वैल्यू आएगी 0.368 इंटू 1 बाई टाउ। तो ये हो गया 36.8% ऑफ इनिशियल वैल्यू। कब, जबकि टाइम की वैल्यू हमने कितनी की 1 टाइम कांस्टेंट के बराबर। तो यहां से हम टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं कि इंपल्स रेस्पॉन्स के लिए, अभी हम बात कर रहे हैं इंपल्स रेस्पॉन्स या डिक्रीजिंग जो फंक्शन है, इंपल्स रेस्पॉन्स के लिए टाइम कांस्टेंट क्या होगा, इंपल्स रेस्पॉन्स के लिए टाइम कांस्टेंट होगा कि सिस्टम के आउटपुट को इनिशियल वैल्यू कितनी है 1 बाई टाउ, इनिशियल वैल्यू से 36.8% वैल्यू तक, ये हो गई 36.8% वैल्यू, जहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है वो कहलाता है टाइम कांस्टेंट। इनिशियल वैल्यू का 36.8% वैल्यू तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है वो कहलाता है टाइम कांस्टेंट। किसके लिए, फॉर इंपल्स फंक्शन। ठीक है, इंपल्स रेस्पॉन्स के लिए हमने टाइम कांस्टेंट को डिफाइन किया कि सिस्टम के आउटपुट को इनिशियल वैल्यू का 36.8% वैल्यू पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है वो कहलाता है इंपल्स रेस्पॉन्स। स्टेप के लिए क्या था कि स्टेडी स्टेट वैल्यू का या फाइनल वैल्यू का 63.2% वैल्यू या इनिशियल वैल्यू का 36.8% वैल्यू, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ कंफ्यूजन होता है कि भाई 36.8% लेना है या 63.2% लेना है। तो यदि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हमें 36.8% लेना है, और यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमें 63.2% लेना है। सर्किट के अंदर हम जनरली 63.2% वैल्यू को कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि वहां जो आउटकम होता है वो किसके कारण होता है, स्टेप इनपुट के कारण, राइट। तो यहां हम इंपल्स रेस्पॉन्स के कारण भी आउटकम देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा इनिशियल वैल्यू का 36.8% वैल्यू, ये हो गया टाइम कांस्टेंट फॉर किसके लिए, इंपल्स रेस्पॉन्स के लिए हमने टाइम कांस्टेंट डिफाइन किया, राइट। अब हम देख लेते हैं इंपल्स रेस्पॉन्स के बाद में कि भाई हमने अब क्या किया, रैंप इनपुट दिया सिस्टम के ऊपर, रैंप इनपुट दिया, तो रैंप इनपुट के कारण कितना रेस्पॉन्स हमें मिलता है वो देखते हैं हम। रैंप रेस्पॉन्स,
देखिए कल हमने देखा कि यदि हमारे पास स्टेप रेस्पॉन्स दिया हुआ है, उस स्टेप रेस्पॉन्स से यदि हमें रैंप रेस्पॉन्स निकालना है तो हम क्या करें, स्टेप रेस्पॉन्स को इंटीग्रेट कर देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेप रेस्पॉन्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये आ जाएगा सी ऑफ टी इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं 0 टू टी स्टेप रेस्पॉन्स को यदि हम इंटीग्रेट करें, ठीक, तो हमें मिल जाएगा रैंप रेस्पॉन्स। देखिए स्टेप रेस्पॉन्स को हम इंटीग्रेट करते हैं, स्टेप रेस्पॉन्स था 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, ये आ जाएगा टी माइनस 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 प्लस टाउ इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। आप इसको इंटीग्रेट करके देख सकते हैं, वैल्यू यही आएगी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, टाइम हो गया फ्रॉम 0 टू टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी वैल्यू आ जाएगी टी प्लस टाउ इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 0 प्लस सॉरी प्लस टाउ इंटू ई की पावर माइनस 0, ई की पावर माइनस 0 हो गई 1 अपो ई की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी टी प्लस टाउ इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ माइनस टाउ। देखिए ये आया हमारे पास रैंप रेस्पॉन्स। हमने रैंप इनपुट दिया, रैंप इनपुट क्या होता है, ये होता है रैंप इनपुट, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, ये होता है रैंप इनपुट। तो ये जो आउटकम मिला, ये मिला हमें टी प्लस टाउ इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ माइनस टाउ, मतलब ये जो आउटकम था ये तो किसके कारण आया है, इनपुट के कारण, रैंप इनपुट हमने यही दिया था, तो ये तो हो गया ड्यू टू इनपुट। राइट, ये जो आउटकम हमें मिलता है इसको वही हमने बोल दिया ड्यू टू सिस्टम पोल, राइट, या वही ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, जो कि क्या होगा हमें पता है, इसकी वैल्यू 5 टाइम कांस्टेंट के बाद में 0 हो जाने वाली है, ये वैल्यू तो 5 टाइम कांस्टेंट के बाद में 0 हो जाएगी ड्यू टू सिस्टम पोल। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं एरर, यहां हमें ये मिलती है एरर टाउ, मतलब हमें जो एरर मिली वो एक फिक्स एरर हो गई। क्या इसकी वैल्यू टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसकी वैल्यू टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, टाइम कांस्टेंट, किसी भी सिस्टम के लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइन होगी, ठीक है, तो ये हो गई एरर, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब सिस्टम पर जब हमने रैंप इनपुट दिया, रैंप इनपुट के कारण जो हमें एरर मिलेगी वो एक कांस्टेंट एरर मिलेगी, राइट। यदि हम इसका ग्राफ बनाएं आर ऑफ सी ऑफ टी का, सी ऑफ टी का ग्राफ किस तरह से आएगा, इसी जगह हम सी ऑफ टी का ग्राफ बनाते हैं, टाइम और सी ऑफ टी के बीच में हमने ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ आता है लगभग इस तरह से, ठीक है। 5 टाइम कांस्टेंट तक तो ये वैल्यू एज इट इज चलती रहेगी, 5 टाइम कांस्टेंट के बाद में ये वैल्यू 0। अब हमारे सिस्टम पर आउटपुट बचल टी माइनस टाउ, टाउ क्या है, तो ये हो जाएगा, ये तो 5 टाइम कांस्टेंट के बाद में खुद की वैल्यू को 0 कर लेगा, पहले ये ग्राफ जाएगा एक्सपोनेंशियली ड्यू टू दिस सिस्टम, ठीक है, इसके कारण एक्सपोनेंशियली गया, उसके बाद जब ये 5 टाइम कांस्टेंट के बाद में इसकी वैल्यू 0 हो गई, अब बच जाएगा ये टी माइनस टाउ, मतलब ये आ गया आपके पास सी ऑफ टी, टी माइनस टाउ। इन दोनों के बीच में ये तो है टी और ये हो गया टी माइनस टाउ, इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है ये हो गया एरर, दैट इज इक्वल टू टाउ। बात आ रही समझ में, तो ये हो गया रैंप रेस्पॉन्स के कारण, रैंप रेस्पॉन्स टी प्लस टाउ इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ माइनस टाउ। जब हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पर रैंप इनपुट दिया तो हमें किस तरह से आउटकम मिला, तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि जो रैंप रेस्पॉन्स है उसमें जो हमें एरर मिलती है
वो एक कांस्टेंट एरर मिलती है, इसकी वैल्यू टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, यदि ये टाउ की वैल्यू ज्यादा है एरर ज्यादा हो जाएगी, टाउ की वैल्यू यदि कम है तो एरर कम रहेगी। ये है रैंप रेस्पॉन्स। अब हम एक और रेस्पॉन्स देखते हैं, वो होता है पैराबोलिक रेस्पॉन्स। पैराबोलिक रेस्पॉन्स कैसे निकालें? यदि हमें रैंप रेस्पॉन्स दिया हुआ है, रैंप रेस्पॉन्स को हम क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, और इंटीग्रेट करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो कहलाती है पैराबोलिक रेस्पॉन्स। तो पैराबोलिक रेस्पॉन्स देखते हैं अब हम। हम क्या करें, इंटीग्रेट कर देते हैं किसको, रैंप रेस्पॉन्स को। तो हमें मिल जाएगा पैराबोलिक रेस्पॉन्स। इसको हमने इंटीग्रेट किया। देखो रैंप रेस्पॉन्स था ये, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 to t। इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये आ जाएगा t²/2 माइनस ठीक। इसको अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट्स पुट कर देते हैं, t²/2 माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया 0 माइनस τ² माइनस 0, राइट। ये आ जाएगा t²/2 माइनस τ² इंटू e⁻t/τ माइनस τt माइनस माइनस प्लस τ²। ये आ जाएगा t²/2 माइनस τ² इंटू e⁻t/τ माइनस τt माइनस τ²। यह आया हमारे पास पैराबोलिक रेस्पॉन्स। अब पैराबोलिक रेस्पॉन्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। t²/2 ये तो किसके कारण हो गया, क्योंकि हमारे पास पैराबोलिक फंक्शन क्या था, यूनिट पैराबोलिक इनपुट क्या था, at²/2। यूनिट के लिए हमने क्या किया, a की वैल्यू 1 कर दी, तो इनपुट कितना हो गया t²/2। तो ये जो आउटकम आया है वो तो किसके कारण आया, सिस्टम के इनपुट के कारण। ये हो गया ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, जो कि क्या करेगा, 5 टाइम कांस्टेंट के बाद में खुद की वैल्यू को 0 कर लेगा। ये जो है आउटकम, इसको बोलते हैं एरर। एरर। तो अब ये देखो एरर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टाइम की वैल्यू के t के ऊपर। यदि मैं टाइम की वैल्यू t को इंक्रीज करता जाता हूं तो τt माइनस τ² इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इस एरर की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। मतलब क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद में सिस्टम का जो आउटकम है वो सिस्टम के इनपुट से बहुत दूर चला जाएगा। मतलब कभी भी इनपुट और आउटपुट एक दूसरे को मैच नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन दोनों के बीच में जो एरर है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। तो इंपल्स रेस्पॉन्स हमें मिलता है ये, जो कि एरर जो होती है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। हमने रैंप रेस्पॉन्स देख लिया, इंपल्स रेस्पॉन्स देख लिया और स्टेप रेस्पॉन्स देख लिया। चारों रेस्पॉन्स हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए कैलकुलेट करके देख ली। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। बात आई समझ में? ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पर हमने डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स दिए तो हमें क्या आउटकम निकल के आते हैं। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या आउटकम हमें निकल के आ रहा है, राइट। एक क्वेश्चन करते हैं अब हम। आपको इंपल्स रेस्पॉन्स दिया हुआ है c ऑफ t इज इक्वल टू e⁻t माइनस e⁻2t। इंपल्स रेस्पॉन्स है ये।
राइट। उसने बोला है हमें स्टेप रेस्पॉन्स कैलकुलेट करना है। इम्पल्स रेस्पॉन्स से हमें स्टेप रेस्पॉन्स चाहिए। तो इम्पल्स से स्टेप रेस्पॉन्स कब मिलेगा? जब हम क्या करें, ये जो रेस्पॉन्स आया इसको हम क्या करें, इंटीग्रेट करें। तो अब हम क्या करते हैं, इस इम्पल्स रेस्पॉन्स को इंटीग्रेट कर देते हैं। इम्पल्स रेस्पॉन्स को यदि हम इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा फ्रॉम 0 टू टी, ये आ जाएगा 0 टू टी ई की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर माइनस 2t इंटू डी टी, राइट। इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस ई की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर माइनस 2t, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 1/2। बात आई समझ में? ठीक है, ये आ गया फ्रॉम 0 टू टी। अब वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या इसको हम ऐसे कर लेते हैं, माइनस ई की पावर माइनस टी 0 टू टी प्लस 1/2 ई की पावर माइनस 2t फ्रॉम 0 टू टी। अलग अलग कर दिया हमने इसको, ये आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर माइनस 0 1 प्लस 1/2 ई की पावर माइनस 2t माइनस ई की पावर माइनस 0 दैट इज 1, राइट। इसकी वैल्यू आ जाएगी ई की पावर माइनस टी माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू ई की पावर माइनस 2t माइनस 1/2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस 1/2 इंटू ई की पावर माइनस 2t। तो ये हो जाएगा स्टेप रेस्पॉन्स किसके लिए, ये जो हमें इम्पल्स रेस्पॉन्स दिया है जिस भी सिस्टम के लिए, उसका हो गया स्टेप रेस्पॉन्स। बात आई समझ में? ठीक है, एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। आपको कोई एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम दिया हुआ है जिसका की ट्रांसफर फंक्शन है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस दैट इज के अपॉन एस प्लस अल्फा, राइट। इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है एस की पावर है 1। इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए इसने इंपल्स रेस्पॉन्स दिया है। इंपल्स रेस्पॉन्स क्या है? पहली चीज, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए जो इंपल्स रेस्पॉन्स मिलेगा वो एक डिकेइंग फंक्शन मिलेगा, अभी अभी हमने देखा, ठीक है, वो मिलेगा एक डिकेइंग फंक्शन। यहां इसकी वैल्यू हो गई t बराबर 0 पर, इसकी वैल्यू हो गई k के बराबर, राइट। जब टाइम की वैल्यू t1 के बराबर है, ये टाइम एक्सिस हो गया, ये c ऑफ t एक्सिस हो गया। जब टाइम की वैल्यू t1 के बराबर है तो हमें यहां आउटकम मिल रहा है 0.632 k। k क्या है? इनिशियल वैल्यू। सिमिलरली यदि हमने टाइम की वैल्यू को t2 कर दिया तो अब हमें आउटकम मिल जाता है 0.368 k। बात आ रही है समझ में? t बराबर t1 पर, ठीक है, हमने इंपल्स रेस्पॉन्स में टाइम की वैल्यू को चेंज करते गए। t बराबर t1 पर हमें वैल्यू मिलती है 0.632 k, t बराबर t2 पर हमें वैल्यू मिलती है 0.368 k, राइट। अब इसने बोला है कि ये जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि अल्फा कितना होगा। उसने ऑप्शन दिया है आपको, t1 के बराबर होगा या 1/t1 के बराबर होगा या t2 के बराबर होगा या t1/t2 के बराबर होगा, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करके रखना है कि अल्फा क्या है। तो देखो, इंपल्स रेस्पॉन्स के लिए हमें पता है कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है। इंपल्स रेस्पॉन्स के लिए टाइम कांस्टेंट होता है कि इनिशियल वैल्यू का 36.8% वैल्यू पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है वो कहलाता है टाइम कांस्टेंट। यदि मैं इस ग्राफ को देखूं तो इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई? इसकी इनिशियल वैल्यू हो गई k, राइट। इस इनिशियल वैल्यू का 36.8% वैल्यू, 36.8% वैल्यू कितनी हो गई? 0.368 k। इस वैल्यू तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लगा? t2। तो
तो इस इंपल्स रेस्पॉन्स के लिए जो टाइम कांस्टेंट है वो कितना हो गया, t2 के बराबर। कोई डाउट? यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया कि टाइम कांस्टेंट क्या हो गया, t2, क्योंकि जो इनिशियल वैल्यू है उसका 36.8% वैल्यू पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है, t2, तो ये हो गया टाइम कांस्टेंट t2, राइट। दूसरा, यदि हम यहां से जो आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, क्या इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से हम सिस्टम के पोल बता सकते हैं? और यदि हमारे पास सिस्टम के पोल आ गए तो हम यहां से टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को भी पता कर सकते हैं। यहां यदि हम देखें कि सबसे पहले सिस्टम के पोल क्या होंगे, सिस्टम के पोल हम किस तरह से निकालें, यदि हम ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर पार्ट को, डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो गया, एस प्लस अल्फा, इस एस प्लस अल्फा को यदि हम 0 के बराबर कर दें तो वहां से जो अल्फा एस की वैल्यू आएगी वो कहलाती है पोल ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां से पोल निकालते हैं कि पोल क्या होगा। पोल निकालने के लिए हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर पार्ट है एस प्लस अल्फा, इसको हमने 0 कर दिया, यह आ जाएगा माइनस अल्फा, ये हो गया पोल। इस पोल को यदि हम, हमारा जो सिग्मा और जे ओमेगा एक्सिस होती है एस प्लेन, उसके अंदर ड्रॉ करें तो अल्फा एक कोई पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस अल्फा कहां मिलेगा, हमें माइनस अल्फा मिलेगा कहीं यहां, ये हो गया माइनस अल्फा, ठीक। तो हमने यहां से भी टाइम कांस्टेंट की सबसे पहले डेफिनेशन देखी थी कि जो आपको नेगेटिव रियल रूट मिल रहा है, नेगेटिव रियल रूट का यदि हम रेसिप्रोकल कर दें तो वो क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट। तो यदि मैं इस सिस्टम का पोल जो कि अल्फा के बराबर है, माइनस अल्फा के बराबर है, यदि हम यहां से टाइम कांस्टेंट निकालें तो टाइम कांस्टेंट यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट इज 1 अपॉन अल्फा, ये हो जाएगा टाइम कांस्टेंट। अल्फा ये है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ये हो गया 1 अपॉन अल्फा। तो यहां से टाइम कांस्टेंट आया 1 अपॉन अल्फा और यहां से टाइम कांस्टेंट आता है t2, तो ये दोनों वैल्यू एक ही होनी चाहिए क्योंकि हम किसी एक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। जिस सिस्टम के लिए ये दिया हुआ है उसी सिस्टम के लिए ये फंक्शन दिया हुआ है, तो ये जो टाइम कांस्टेंट है दैट शुड बी इक्वल टू t2। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो अल्फा होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन t2 के बराबर। मतलब ये हो गया हमारा ऑप्शन डी कि भाई अल्फा जो होगा इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए वो हो जाएगा 1 अपॉन t2 के बराबर, ठीक है। इस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, भाई आपको स्टेप रेस्पॉन्स दिया हुआ है, सी ऑफ टी टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 2t, राइट। ये आपको एक स्टेप रेस्पॉन्स दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, यदि हम c ऑफ s अपॉन r ऑफ s निकाल लें तो हमें ट्रांसफर फंक्शन पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम यहां से निकालते हैं c ऑफ s क्या होगा, मतलब ये जो c ऑफ t है यदि हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें तो हमें यहाँ से c ऑफ s पता लग जाएगा। जब हमने इसका लाप्लास लिया तो ये आ जाएगा 2 अपॉन s प्लस 2 होल क्यूब। बात आई समझ में, ठीक। इसी तरह से अब हमें क्या निकालना है, r ऑफ s। स्टेप इनपुट दिया है, उसने बोला है स्टेप रेस्पॉन्स है, तो इनपुट कौन सा हो गया, r ऑफ s, जो कि स्टेप इनपुट है। तो स्टेप इनपुट के लिए r ऑफ s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन s के बराबर, राइट। c ऑफ s अपॉन r ऑफ s, ये हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन c ऑफ s अपॉन r ऑफ s, दैट इज 2 अपॉन s प्लस 2 होल क्यूब होल डिवाइड बाई 1 by s, that is how much, this is 2 upon s into s plus 2 whole cube। तो ये हो जाएगा इस स्टेप रेस्पॉन्स c ऑफ टी स्क्वायर इंटू माइनस 2t के लिए ट्रांसफर फंक्शन, ओके, ठीक है। इस तरह ऐसे हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए पता कर सकते हैं कि भाई टाइम कांस्टेंट क्या होगा, आउटकम क्या होगा। कोई इनपुट दिया हुआ है, दूसरे इनपुट के लिए आउटकम क्या आने वाला है, एक दूसरे का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके हम आउटकम देख सकते हैं। एरर क्या होती है, राइज टाइम क्या होता है, साइक्लिंग टाइम क्या होता है, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया। यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ओके, ठीक है।